लंच ब्रेक देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और मजबूत हो रही है। भले ही सरकार कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज को नकार रहा हो, लेकिन जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं वो खतरनाक स्थिति है। हर दिन करीब 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। सवाल यही है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड के बिना ये हालात हैं तो कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज कितनी खतरनाक हो सकती है। पहली बार एक दिन में कोरोना केस करीब 11,000। कोरोना केस के ग्राफ में चौथे नंबर पर पहुंच गया भारत। महज 10 दिन में कोरोना के करीब 1 लाख केस। देश दौड़ रहा है और उसके साथ साथ कोरोना का मीटर भी रफ्तार में है। हर दिन आते आंकड़े ये बता रहे हैं कि आने वाले दिन में हालात मुश्किल हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के केस करीब 3 लाख पहुंच गए हैं। पहली बार एक दिन में करीब 11,000 केस सामने आए हैं। मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। एक दिन में 396 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बस राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों और एक्टिव केस के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। कोरोना से 1,47,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,000 एक्टिव केस हैं। हमारा कंट्री का जो रेस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी ग्रेडेड रहा है कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती जाती रहे उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहे, और उसी के साथ ही हम अपने हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस, लॉकडाउन में हमने उस टाइम को इस्तेमाल किया कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाएं, और सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन नीड्स हम बेड बढ़ाते जा रहे हैं। कोरोना के केस अब बेहद कम दिनों में दोगुने हो रहे हैं। अनलॉक होने के बाद से हर दिन 10,000 केस सामने आ रहे हैं। पहले 1 लाख केस 18 मई तक थे। अगले 1 लाख केस महज 14 दिन के अंदर हो गए और अब 10 दिन के अंदर करीब 1 लाख केस और बढ़ गए। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इस रफ्तार के बाद भी ICMR का मानना है कि देश में अभी भी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। The prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas, it may be slightly higher. In the containment areas, it may be slightly higher. But we are definitely, India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. देखते ही देखते कोरोना के केस इतने बढ़ रहे हैं कि दुनिया में कोरोना के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये वो मुकाम है जहां कोई देश आगे नहीं बढ़ना चाहता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। वहां कोरोना के 20 लाख से ज्यादा केस हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 8 लाख से ज्यादा केस हैं। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां कोरोना के कुल केस 5 लाख से ज्यादा हैं। हालांकि कोरोना से मौत के मामले में भारत का ग्राफ काफी नीचे है। शरीर में घुसकर जान लेने वाले इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, लेकिन भारत में मृत्यु दर काफी देशों के मुकाबले कम है। कोरोना से जान गंवाने वाले मुल्कों की लिस्ट में भारत 11वें नंबर पर है। कोरोना के केस और जनसंख्या को देखते हुए ये नंबर दूसरे देशों के मुकाबले कम है। सवाल ये है कि अगर कोरोना की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो आगे क्या होगा? क्या हालात से निपटने को हम तैयार हैं? क्या बढ़ते मरीजों को संभालने के संसाधन हमारे पास है? आज तक ब्यूरो। देश पर कोरोना का कहर कब थमेगा, ये सवाल सबके जहन में है। सबसे बुरी हालत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और देश की राजधानी दिल्ली में है। दोनों ही कोरोना कैपिटल बनने की राह पर है। एक तरफ दिल्ली, देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र, जहां से देश चलता है। एक तरफ मुंबई, सपनों का शहर, जो न कभी थकता है न कभी रुकता है। लेकिन देश के इन दो सबसे बड़े शहरों को कोरोना की ऐसी नजर लगी है कि दोनों कोरोना कैपिटल बनने की राह पर हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया है।
नए केस के मामले में दिल्ली मुंबई से भी आगे निकल गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 1877 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 24 घंटे में मुंबई में 1418 नए केस सामने आए। एक दिन में दिल्ली में 65 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मुंबई में 97 लोग कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली में कोरोना के केस 34,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि मुंबई में 54,000 से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1085 है, जबकि मुंबई में करीब 2000 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। दिल्ली में न सिर्फ कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बल्कि कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी 244 तक पहुंच गई है। और ये इस बात का संकेत है कि देश की राजधानी में हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना वायरस की चपेट में न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिस वाले और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। कोरोना के कुचक्र में घिरी दिल्ली पर संकट के बादल मंडरा रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना को काबू करने के लिए अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ क्या सर, कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा। वहीं मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र की हालत रोज बिगड़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र में तो अगले 24 घंटे में आंकड़ा 1 लाख को भी पार करता नजर आ रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3607 नए केस सामने आए। 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 152 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 97,648 पहुंच गया है, जबकि 3,590 की मौत हो चुकी है। अब वक्त आ गया है जब दिल्ली मुंबई को कोरोना से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। मुंबई की तरह दिल्ली में भी स्टेडियम, होटलों को क्वारंटीन सेंटर में बदला जा रहा है, लेकिन अभी बहुत एक्शन बाकी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ मुंबई से पंकज उपाध्याय, आज तक। कोरोना के तेजी से बढ़ते कदमों ने एक बार फिर राज्य सरकारों को डरा दिया है। कई राज्य फिर से लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, चर्चा भी की जा रही है। उद्धव ठाकरे तो चेतावनी तक दे चुके हैं। एमपी और पंजाब ने हफ्ते में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। क्या फिर लग सकता है लॉकडाउन? तर नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। क्या खत्म की जा सकती है ढील? भोपाल में कहा है, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या राज्य फिर से चाहते हैं लॉकडाउन? सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केस को देखते हुए कुछ राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ने की बात जरूर कर रहे हैं। सबसे पहले बयान सामने आया महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का। महाराष्ट्र में कोरोना के केस 97,600 के पार पहुंच गए हैं, तो सीएम उद्धव ठाकरे की भी चिंता बढ़ने लगी है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर संयम और अनुशासन का पालन नहीं हुआ तो वो फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला कर सकते हैं। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते, तर नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। महाराष्ट्र ही नहीं, एमपी की शिवराज सरकार के लिए भी कोरोना के लगातार बढ़ते केस चिंता की बड़ी वजह बन गए हैं। 1 जून से शुरू हुए अनलॉक में अब तक भोपाल में तेजी से मामले बढ़े हैं। 1 जून से लेकर 11 जून तक भोपाल में 545 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि राजधानी भोपाल अब हफ्ते में 5 दिन खुलेगा, जबकि शनिवार और रविवार को पूरे भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिले हर बार लेते हैं, इसलिए आज भोपाल जिला लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको व्यवहारित करके आज काम को भोपाल को पूरा फोकस करा है। पूरा मध्य प्रदेश लगभग संभल गया है। भोपाल का है, अब आज ये भी तय किया है कि अब भोपाल 5 दिन खुलेगा, पूरा भोपाल खुलेगा 5 दिन, और 2 दिन
शनिवार इतवार इसको बंद रखेंगे। एमपी से पहले बिहार ने भी लॉकडाउन को सख्त करने की बात कही है। दरअसल बिहार में कोरोना के केस 5,500 से ज्यादा हो गए हैं, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जताई और कहा कि संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन जो देश भर में लागू हुआ था, अब लॉकडाउन 31 से नहीं, अब सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। अब पंजाब भी कोरोना के बढ़ते केस के बाद लॉकडाउन की तरफ रुख कर रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कोरोना महामारी से बचने के लिए वीकेंड और पब्लिक हॉलिडे के दिनों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने और मूवमेंट पास के बिना लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। बीते 24 घंटे में देश के 4 बड़े राज्य जिस तरह लॉकडाउन बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं, उससे कोरोना के बढ़ते खतरे को आंका जा सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी लापरवाही लॉकडाउन की वजह बन सकती है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, भोपाल से रविशपाल सिंह, पटना से रोहित सिंह और चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। वो लगातार सीज़फायर तोड़ रहा है, लेकिन कल पाकिस्तान को उसकी हिमाकत भारी पड़ गई। 24 घंटे में अपने जवान की शहादत का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया। भारतीय सेना के धमाकों की आवाज से पाकिस्तान डरने और कांपने लगा। इन धमाकों की आवाज को पाकिस्तान लंबे समय तक नहीं भूलेगा। ये बमबारी, ये गोलियों की गूंज कई दिनों तक पाकिस्तानी सेना को चैन से सोने नहीं देगी। महज 24 घंटे के अंदर भारतीय सेना ने अपने जवान गुरचरण सिंह की शहादत का बदला पाकिस्तान से ले लिया। गुरुवार को भारतीय सेना ने पीओके में पाकिस्तानी चौकियों को धुआं कर दिया। बार बार सीज़फायर तोड़कर उकसाने वाले पाकिस्तान को सेना ने एक ही बार में ऐसी चोट पहुंचाई कि वो कई दिनों तक कराहता रहेगा। पीओके में इन धमाकों की आवाज को आप भी गौर से सुनिए। इसमें पाकिस्तान की नापाक साजिश नेस्तनाबूद हो रही है। पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटी 10 पाकिस्तानी चौकियों पर भारतीय सेना ने गोले बरसाए और इन्हें तहस नहस कर दिया। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। भारतीय सेना ने कहवलियन नाली समहानी सेक्टर में पाकिस्तानी चौकियों पर जोरदार जवाबी हमला किया, जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ है। दरअसल बुधवार रात को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की थी, जिसमें सेना के 28 साल के जवान नायक गुरचरण सिंह शहीद हो गए। जब गुरचरण सिंह के पार्थिव शरीर को गुरदासपुर में उनके घर लाया गया, तो हर कोई इस जांबाज को अंतिम विदाई देने पहुंचा। बहादुर गुरचरण सिंह के परिवार ने भी पूरी हिम्मत के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। शहीद गुरचरण को जब उनके पिता और 6 महीने के बेटे ने मुखाग्नि दी, तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। गुरचरण सिंह की शहादत को सेना ने जाया नहीं जाने दिया और पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का करारा जवाब दिया। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू, आज तक। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों के आंकड़े को लेकर दिल्ली सरकार पहले से ही निशाने पर थी। अब दिल्ली नगर निगम के कोरोना के कारण मरने वालों के चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए हैं। सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार वाकई मौत के जो सही आंकड़े हैं उन्हें छिपा रही है। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों के जलते शवों पर भी राजनीति हो रही है। ये तस्वीरें पंजाबी बाग के शमशान घाट की है, जिसका वीडियो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट किया है। सिरसा का आरोप है कि शाम 6 बजे तक 45 लोगों का यहाँ संस्कार हुआ। 22 का सीएनजी की मदद से दाह संस्कार हुआ। 67 मौत केवल पंजाबी बाग में हुई है। मौत के आंकड़ों पर केजरीवाल सरकार झूठ बोल रही है।
मैं अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, हमारी दिल्ली को बचाओ। आप आगे आओ, टीवी पे आने की बजाय सड़क पे उतर कर देखो और इसका क्या हल है। हॉस्पिटल के बेड नहीं है, मेक शिफ्ट आपने हॉस्पिटल बनाने की बात की थी, कुछ नहीं हो रहा, दिल्ली बर्बाद हो रही है, दिल्ली को बचाओ। दिल्ली एमसीडी पर काबिज बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि दिल्ली सरकार कोरोना के मरीजों की मौत के आंकड़े में हेराफेरी कर रही है। कुल मिलाकर 2098 पूरे तीनों निगमों के अंदर 2098 डेथ हो चुकी हैं, तीनों निगमों के अंदर आज की डेट तक। और दिल्ली सरकार और मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारे जो आंकड़े हैं, हमारे पास जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट किसका? डॉक्टर के द्वारा जो सर्टिफिकेट हमें दिया गया वो सर्टिफिकेट हमारे पास है, वो सर्टिफिकेट को मंगवा लिया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी। जो डेथ ऑडिट कमेटी है उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है, और वो जो डेथ का आंकड़ा घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वो अक्षरशः सही है। ये किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अगर भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, और इस महासंकट के दौर में भी अपनी ओछी राजनीति करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र है, उस पर क्या बोल सकते हैं। वहीं दिल्ली के उत्तरी एमसीडी ने केजरीवाल सरकार पर 2 आरोप लगाए हैं। पहला ये कि सरकार कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए 1500 करोड़ रुपए की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ये कि एमसीडी के अस्पतालों में कोरोना के लिए मार्च में ही बेड आरक्षित किए गए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने इनका इस्तेमाल नहीं किया। मैं माननीय केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं कि अगर आपको जगह चाहिए तो दिल्ली, हमारी दिल्ली नगर निगम 119 समुदाय भवन उनको देने को तैयार है, 30 फिजिकल सेंटर, 4 स्टेडियम और 4 स्पोर्ट्स क्लब। उसके अलावा हमारा आईडी हॉस्पिटल है, जहां पर भी आप कहें। मगर संसाधन जो हमारे पास है हम दे रहे हैं, मगर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो आपको करनी पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। दिल्ली में कोविड के हमले के बीच अब सियासत तेज है। केजरीवाल सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात इसी कोशिश की किश्त थी, लेकिन लगता है दिल्ली में कोविड पर सियासत भारी है। दिल्ली में अंकित यादव के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज नहीं हो रहा। जो इलाज दे भी रहे वो लाखों की रकम वसूल रहे। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की हकीकत जानने के लिए हमने खुफिया पड़ताल की। अभी देखिए निजी अस्पतालों में इलाज की क्या हकीकत है। एडमिट कराना जगतपुरी से 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था। बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। कैश करनी पड़ेगी, बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, लेकिन मरीजों को बेड मिलना सबसे मुश्किल काम। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों की नजर आपकी जेब पर। प्राइवेट अस्पतालों में नहीं चल रहा मेडिकल इंश्योरेंस। एक मरीज के लिए प्राइवेट अस्पतालों को चाहिए 5 से 7 लाख रुपए। सबसे पहले आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से चंद कदमों की दूरी पर बने संत परमानंद हॉस्पिटल चलिए, जो कहता है कि वहां इंश्योरेंस नहीं चलेगा और जनरल बेड के लिए 5 लाख रुपए और आईसीयू के लिए सीधे 7 लाख रुपए की डिमांड रख दी। मेरे कजन को कोविड पॉजिटिव है, उसको लाना है, क्या करें? क्या नाम है? मोहित गोयल। क्या करना है आपको? एडमिट कराना है जगतपुरी से 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था, लेकिन अब उसकी बुखार होता है। हाँ, चार्जेज जो अगर आप इकोनॉमी लेते हैं, हाँ, तो उसका 30,000 पर डे चार्ज है, ये में लगा हुआ है। तो हमारा तो उसमें है इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। पेमेंट करना पड़ेगा, बाद में अगर विंडो से होता है तो और 7 लाख। 7 लाख की बात सुनकर चौंकना लाजमी था। अप्लाई नहीं हो रहा है, आप कहीं से बात करें। उन्होंने तो बोला कैश जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद हमने इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने भी मुहर लगा दी कि इलाज कराना है तो कैश पहले ही जमा कराना होगा। कंडीशन कैसी? बुखार आ रहा है उसको, पहले तो नहीं थे सिम्टम्स, लेकिन 3 दिन से बुखार आना ज्यादा हो गया है। तो वो दे रहे थे, लेकिन एज कैसे? 25 साल। 25 साल।
क्योंकि अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन है तो हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, लाइक आइसोलेटेड वार्ड है। अगर पेशेंट कंडीशन सीरियस है तो आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। आईसीयू का मतलब इनिशियल डिपॉजिट है 7 लाख, नॉर्मल वार्ड का है 5 लाख। हम जो कह रहे हैं वो 16 आने सही है। हमारे रिपोर्टर कोरोना मरीज को भर्ती करवाने के लिए दक्षिण दिल्ली के मशहूर बत्रा हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां बेड को लेकर उनके क्या नखरे और डिमांड हैं, ये सुन लीजिए। इतना गला मेरा खराब कर दिया आप लोगों ने। कोविड आप लोगों को मुसीबत मेरी है, मैं ये बिल्कुल मुसीबत है। मैं इसलिए अंदर आने भी नहीं, मैं कहती मतलब बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं बेड नहीं है। आप मेरे पास आए हो इतने विश्वास से, कोई बेड तो मैं दूंगी आपको। पेमेंट देके आप जमा करेंगे, कौन करेगा? कैश करनी पड़ेगी। कैश करनी पड़ेगी? बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश लेते हैं। अच्छा, कितना का बेड? देखिए अगर कौन सा बेड चाहिए, बहुत लोअर वाला है तो सब आइसोलेशन, कम से कम 1 लाख हम जमा करा रहे हैं। अच्छा, उनको बता दीजिएगा कैसे बुलाएंगे, उनको पेमेंट बता दीजिए। बेड जैसे होगा मैं बुला लेती हूँ। हाँ, मेल और फीमेल 2 है, एक साथ है। हाँ, वाइफ हस्बैंड है तो कोई बात नहीं, हम बुला लेंगे, लेकिन 1-1 लाख जमा करना है, वो आप बात करें। पेमेंट उनके पास वो है ना। इन्होंने बहुत कम बताया, आपको हम लोग 2-2, 3-3 लाख में लेते हैं। अच्छा, आपने शेयरिंग रूम के लिए कम बताया आपने? और मैं तो कम बताया कि हम रूटीन में 1-1 लाख लेते हैं। अब हम आपको ऐसे अस्पतालों की सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जहां कोरोना से इलाज की कोई तैयारी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों के पास ना बेड, ना वार्ड, ना वेंटिलेटर। दिल्ली सरकार के ऐप से अस्पतालों का मेल नहीं। आज तक की टीम दिल्ली में वसुंधरा एनक्लेव के धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल पहुंची। उस अस्पताल के मैनेजर की बात सुनिए और सोचिए कि हालात कितने बुरे हैं। अभी हमारे पास बेड नहीं है सर। 30 दिखा रहा है मैडम। सर उसमें ना दिखा रहा है, ऐप में 30 दिखा रहा है, बट हमारे बेड्स रेडी नहीं है। हमने भी वहाँ पे बता दिया गवर्नमेंट को, हमारे पास अभी बेड्स नहीं है, हमारे पास वार्ड ही नहीं है, हमारे पास केवल 10 बेड है और अभी भी 11 पेशेंट है। बेड्स ही नहीं है सर, उन्होंने डाल दिया बस कि इतने बेडेड हॉस्पिटल है तो मतलब इतना रेशियो के वो होगा, पर वो फिजिकली भी तो होना चाहिए ना। फिजिकली बेड ही नहीं है ना। फिजिकली नहीं। इसके बाद आज तक की टीम एक और अस्पताल जीवन अनमोल अस्पताल में पहुंची, जिसके मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नीरा सोढ़ी ने खुफिया कैमरे पर खुलासा किया कि कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए मेडिकल स्टाफ नहीं है। क्या बेड नहीं ले रहे हैं? अभी नहीं ले रहे, मेरे पास स्टाफ नहीं है। तो ऐप पे तो दिखा रहा है कि 20 सीटें खाली है आपके। तो ऐप पे दिखा रहा है, पर स्टाफ के साथ ही एडमिशन होगी ना, स्टाफ तो चाहिए ना। तो वो स्टाफ अभी नहीं है। सरकार ने हम लोगों से बोला कि आप ये काम करो और हम अग्री भी कर रहे हैं। मैंने सारा जगह अरेंज कर दी है, पर मेरे को स्टाफ नहीं मान रहा करने के लिए कि हम नहीं करेंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ? सरकार अपनी समझती है, सरकार हमारी तरफ की भी समझ ले कि हमें क्या दिक्कत है। मेरा स्टाफ रेडी नहीं है करने को। कैसे लोग अगर कहते हैं कि ले लो अपनी नौकरी, हम जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? और अब आप यमुना विहार के पंचशील अस्पताल में पहुंचिए, जहां वेंटिलेटर है ही नहीं। नहीं सर, हमारे यहाँ एडमिट नहीं है कोविड वाले। तो कोविड वाले पेशेंट को आमतौर पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है जी, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ है नहीं। कोई सिंपल सा मरीज होता है तो उसको तो एडमिट कर लेते हैं, बाकी मोस्टली को हम एडमिट कोविड को नहीं कर रहे हैं।